धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आप धाकड़ खबर का मिजाज जानते हैं, जब हमारे सामने कोई खबर आ जाती है तो हम उसका पीछा करते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर ये खबर क्यों हुई है और ये खबर होने के लिए क्या क्या चीज़ें घटनी नहीं चाहिए थी और वो क्यों घटी हैं। ऐसे ही जब खंगाला तो हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया। 4 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए जितने भी मामले पूरे देश के अंदर अगर कहीं पर भी विचाराधीन है, उनका 8 हफ्ते के भीतर निपटारा करना चाहिए। 8 हफ्ते का मतलब समझ रहे हैं ना, 2 महीने के भीतर उनका निपटारा होना था, लेकिन पूरा सितंबर गुजर गया और दूसरा सितंबर आने वाला है हमारे सामने। तो साल भर का वक्त हो गया। कल मैंने एक खबर आपके सामने रखी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर के एसपी को तलब कर लिया, मऊ के एसपी को तलब कर लिया और हापुड़ के एसपी को तलब कर लिया, क्योंकि वो लोग हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां पर चार्जशीट या केस डायरी की कॉपी पेश नहीं कर पाए थे। तो यहीं से सवाल पैदा हुआ कि भैया सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा था कि 8 हफ्ते में निपटा दो, और ये लोग अभी तक इन मामलों को पेंडिंग डाले हुए हैं। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी एसपी जो हैं 3 जिलों के, वो ना तो चार्जशीट की कॉपी पेश कर रहे हैं, ना केस डायरी की कॉपी पेश कर रहे हैं। तो इसी सब को लेके मुझे लगा कि जो वकील साहब हैं इस मामले की पैरवी कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, क्यों ना उनसे बात की जाए। तो उनका नंबर निकाल लिया, आदिल अहमद खान उनका नाम है, वो हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं। पहले उनसे समझेंगे पूरा मामला है क्या, फिर उनसे पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का क्या हो रहा है जिसमें कहा गया था कि 8 हफ्ते के भीतर सारे मामले को निपटाइए। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो खबर हमने कल की जिसमें हाई कोर्ट ने मऊ के एसपी से, शाहजहांपुर के एसपी से और हापुड़ के एसपी से जो कहा है कि वो हाजिर हों और स्पष्टीकरण दे क्यों आखिर उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के बाद चार्जशीट या जो केस डायरी की कॉपी पेश नहीं की, क्या है पूरा मामला, थोड़ा आप अगर ब्रीफ कर पाएँ तो। एक्चुअली अप्रैल 2020 में जो फॉरेन की जमात दिल्ली आई थी, तो वहां उनका फॉरेन में भी कोविड टेस्ट हुआ था, और इंडिया के जब एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे तो वहां भी इनका कोविड-19 टेस्ट हुआ था। इसके बावजूद जब वो दिल्ली मरकज में आए, उसके बाद 1 अप्रैल 2020 को भारतवर्ष में तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई, जिसमें IPC की धाराएं लगी, एपिडेमिक एक्ट की धाराएं लगी और फॉरेनर एक्ट की धाराएं लगी। ना इनके ऊपर फॉरेनर एक्ट बनता है, ना एपिडेमिक एक्ट बनता है, ना IPC कोई धारा बनती है। अब सवाल ये उठा इसी को लेकर के, फॉरेनर्स जो इंडिया में आए हुए थे, इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई कि जो हमारे खिलाफ मुकदमे हैं उसको अतिशीघ्र निपटारा करें। तो इसी सिलसिले में उसका केस का नाम है इनरी मौलाना अला हदरमी केस। ठीक है। इटली में जब विदेशी नागरिकों ने, जब विदेशी तबलीगी जमात के लोगों ने याचिका दायर की, तो 4/9/2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रिंसिपल बेंच से ये कहा कि आप इसको मॉनिटरिंग करिए और 8 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश में जितने भी फॉरेन तबलीगी जमात के मैटर हैं उनको डिसाइड कराइए, बाय वे ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग, बाय वे ऑफ वर्चुअल विजुअल, जैसे भी हो, हर हाल में 8 हफ्ते के अंदर सुनवाई खत्म होनी चाहिए। दुर्भाग्य ये रहा कि 8 हफ्ते के अंदर सुनवाई तो कुछ हुई, लेकिन शाहजहांपुर और जो हापुड़ है, यहाँ पे आज भी सुनवाई चल रही है। बाकी लगभग उत्तर प्रदेश के सारे जो फॉरेनर्स तबलीगी जमात के लोग चले गए, अपने अपने देश को लौट गए, लेकिन 18 लोग, जो 9 हापुड़ में है और 9 शाहजहांपुर में है, लगभग 1.5 साल से, मतलब 1 अप्रैल 2020 से आज तक पड़े हुए हैं। वहां कैसे झेल रहे हैं ये अल्लाह ही बता सकता है। अब ये एक चीज तो ये आज भी इसके खिलाफ हमने कहा कि भाई क्यों नहीं 4/9/2020 के आदेश का कंप्लायंस हो रहा है। तो मैंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो 93/92/2020 करके मुकदमा था, उसमें मैंने ये कहा कि भाई कंटेम्प्ट फाइल करना ठीक नहीं है, तो पहले इस कोर्ट को बताया जाए कि आप उनसे एक रिपोर्ट मांग लो, हो सकता है कि इसके आड़ में हमारा काम हो जाए। लेकिन जब हमने ये एक याचिका लगाई कि इन स्पाइट ऑफ ऑर्डर पास बाय सुप्रीम कोर्ट डेटेड 4/9/2020 4/9/2020 ट्रायल इट नॉट बी कंप्लीटेड बाय 2 डिस्ट्रिक्ट्स, वन हापुड़ एंड वन शाहजहांपुर। जी। तो
31/5/2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा, क्योंकि याचिका निस्तारित की जा चुकी है, इसलिए जो ऑर्डर कंप्लाई नहीं हो रहा है उस आदेश का अवमान याचिका यानी कंटेम्प्ट फाइल करें। खैर, मैंने अपने मुवक्किल को बताया, उन्होंने कहा कि भाई भारतीय न्याय व्यवस्था पर हम विश्वास करते हैं, इसलिए कंटेम्प्ट नहीं करते हैं, हम देखते हैं परसों करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिस वे में भी है और जैसे भी है, उसको उसी मोशन में कंप्लाई करना चाहिए था। जो 1.5 साल से कंप्लाई नहीं हुआ, 4/9/2020 से कंप्लाई आज तक नहीं हुआ, जबकि उसकी तारीख 15/2/2021 तक पूर्ण रूप से कंप्लाई हो जाना चाहिए। कोई ऑर्डर होता है वो अपने हाई कोर्ट में, मतलब जो ऑलवेज टू सब्जेक्टेड टू हायर अथॉरिटी, उसी में जब चार्जशीट के खिलाफ फाइल हुई तो चार्जशीट को माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया, शाहजहांपुर के मैटर को और हापुड़ के मैटर को। हापुड़ में मैं बता दूं आपको कि 14 कैपिटल ए फॉरेनर्स इन फॉरेनर्स एक्ट का लगा हुआ है, जो ये प्रोहिबिटेड पेनाल्टी इंपोज करता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जाएंगे। रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहां पे बोर्ड लगा हो, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे आप देखते होंगे तो सेना का क्षेत्र है, एयरफोर्स का क्षेत्र है, कि वहां नहीं जाएंगे। अब 14 लगाया है जो पूर्णतः अवैध और अवैधानिक है, जो विदाउट अप्लाइंग ऑफ माइंड है जी। वन थिंग, अब शाहजहांपुर में लगा हुआ है 3 एपिडेमिक एक्ट, और अपने एफआईआर में लिखते हैं कि वो एक मस्जिद के अंदर पाए गए, पूरे के पूरे निगेटिव थे। यही हाल हापुड़ में था, पूरे के पूरे निगेटिव थे, और फिर भी उन पे एपिडेमिक एक्ट लगाया गया। और एपिडेमिक एक्ट लगाने के लिए आपको नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। नोटिफिकेशन पूरे यूपी में नहीं जारी हुआ था। प्राइमा फेसाई ये एफआईआर सिर्फ हैरेसमेंट के लिए दाखिल की गई, लाची गई उन लोगों के खिलाफ। और जो मऊ का मैटर है उसमें धारा 307 लगाई गई है जी। लेकिन मऊ में जो लोग हैं वो इंडियन हैं जी। तो ऑनरेबल जस्टिस संजय बनोट साहब ने पूछा भी था कि अरे भाई ये 307 कैसे लग जाएगा, ये एपिसोड रहा। तो वो जब चार्जशीट हम लोग ने चैलेंज किया था, तो चार्जशीट चैलेंज करने के बाद ये 8/6 को मुकदमा लगा जी। जब 8/6 को मुकदमा लगा तो माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि भाई ये क्योंकि मैटर काफी पुराना हो चुका है, आप और प्रोसिक्यूशन को अपने पैर पे खड़ा होना है, इसलिए चार्जशीट और इंटायर केस डायरी को सर्टिफाइड कॉपी एलॉन्ग विद टाइप कॉपी अपने जो वादी के अधिवक्ता हैं, यानी कि जो तबलीगी जमात के जो अधिवक्ता हैं, उनको सर्व करके हमारे सामने ले आइए, ताकि हम इसको 5/7/2021 को डिसाइड कर दें। ठीक है। दुर्भाग्य ये रहा कि 5/7/2021 को जब ये केस लगा तो कोई कंप्लायंस नहीं, 1.5 साल से तो लटक ही रहा है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ा गंभीर रुख अपनाया, काफी कुछ कहा। उसके बाद कहा कि तीनों एसपी को, एसपी मऊ, एसएसपी शाहजहांपुर और एसपी हापुड़ को व्यक्तिगत रूप से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश किया और कहा कि आप एक्सप्लेन करिए एफिडेविट में जी, आप हलफनामा फाइल करिए कि ये कौन सी ऐसी मजबूरी थी या कौन सा ऐसा कारण है कि जो आप माननीय बयान जो आपने लिए हैं उसकी सर्टिफाइड टाइप कॉपी दाखिल नहीं की। ठीक है, यहाँ पे 2-3 सवाल अभी तक आपकी बातचीत से पैदा होते हैं। एक सवाल ये पैदा होता है कि हापुड़ में, शाहजहांपुर में और मऊ के मामले में एक तो फ़र्क ये है कि हापुड़ और शाहजहांपुर में विदेशी जमाती हैं, जबकि मऊ में जो हैं वो इंडियन हैं सब, उनके खिलाफ 307 का केस भी लगा रखा है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है, जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है उसके तहत 8 हफ्ते के भीतर पूरे मामले को निपटाना था, उस जो है समय को पार कर दिया गया, उस दौरान ये नहीं हुआ है। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि जब अदालत ने कहा कि चार्जशीट या केस डायरी की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के अंदर पेश कीजिए, तो तीनों में से किसी ने भी नहीं पेश की। क्या उन्होंने एका कर लिया था आपस में? क्या तीनों को पता था कि भाई ये केस हमारा ही है और तीनों में से कोई भी पेश नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना, कोई सा कप्तान या कोई सा पुलिस, कोई सा जिला तो पेश करता ना, ऐसा क्यों हुआ? किसी ने फेल्योर ऑफ ऑर्डर्स, भाई उन्होंने उसको कॉग्निजेंस नहीं लिया, या मतलब ये तो उनकी बात है, वो जवाब भी दे सकते हैं कि सही कारण क्या है कि क्यों नहीं वो दे पाए। लेकिन मेरा मानना है कि जब हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है, वो उस
इट्स ओन मोशन शब्द है, इट्स ओन मोशन में उसको कंप्लाई होना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का 4/9/2020 का ऑर्डर हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का 8/6/2021 का ऑर्डर हो। आप कह रहे हैं यानी कि ये तो तीनों जिलों के कप्तान ही आकर बता सकते हैं क्या आखिर तीनों में से किसी ने भी चार्जशीट या केस डायरी क्यों नहीं पेश की है? क्या आपको लगता है उनके पास दस्तावेज नहीं है इसलिए पेश नहीं कर पाए, या उनको लग रहा है कि उनके पास सबूत भी नहीं है तो कोर्ट में आने से डर रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, उस सबूत तो कोई ठोस नहीं है, एक कारण ये हो सकता है, और दूसरा कारण ये होता है कि जस्टिस डिले मींस जस्टिस डिनाइड। डिले करेंगे तो हैरेसमेंट तो होता ही होता है, आपने तमाम जजमेंट देखे होंगे कि 17 साल बाद वो बाइज्जत बरी होके आ रहे हैं, तो उनके 17 साल कौन देगा? अब यही जो 18 फॉरेनर्स हैं, इनके घर में बच्चे 1.5 साल बड़े हो गए होंगे, कोई किसी की मौत हो गई होगी, कोई भी आदमी फॉरेन जाता है तो एक लिमिटेड मनी लेके जाता है, वो कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, आसमान में हाथ उठा करके दुआ रोज कर रहे हैं, अब रो रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है और साथ साथ खाने पीने फूडिंग लॉजिंग की भी प्रॉब्लम है। आप ये 3 जिलों से जुड़े हुए मामले देख रहे हैं या इसके अलावा कोई और भी मामले देख रहे हैं आप? देखिए, इस तरह के मामले मैंने इलाहाबाद में जो 2 FIR हुई थी उसको भी मैंने ही डील किया था, लेकिन उसकी ट्रायल से छूट गए थे। ट्रायल में सेशन कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से छूट गए थे। तो जो शाहजहांपुर और ये मेरठ हापुड़ के जो केस हैं उसको मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ले आया हूं, और उम्मीद है कि इनको बाइज्जत बरी करा दूंगा, क्योंकि जो सेक्शंस लगे हुए हैं टोटल वो वेग है, जो एलिगेशन है वो वेग है, निगेटिव है, कोविड-19 नहीं है, उन्होंने कोई उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन नहीं है, और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गए नहीं है। चलिए ठीक है, आपने सारी चीज़ें बताई कि किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं गए हैं, तमाम लोग नेगेटिव हैं, और आपने कहा इसके अलावा भी और मामले आपने तबलीगी जमात से जुड़े हुए देखे हैं जो ट्रायल कोर्ट से ही निपट गए। इसी सवाल से मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आप लोग कंपनसेशन के लिए कोई पिटीशन दाखिल नहीं करते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कि तबलीगी जमात के लोगों को ऐसे निशाना बनाया गया, उनको मुआवजा दिया जाए, चाहे वो देश के हैं चाहे वो विदेश के हैं? जी, आई विल एडवाइज आवर क्लाइंट्स, or if client permits, I will do. कब? I will advise our client. If they permit, I will do. कब सर, कब होगा? Soon as possible. Thereafter, बहुत जल्दी होगा। पहले इनको हम बाइज्जत बरी तो कर लें, उसके बाद एक बाइज्जत बरी तो बहुत सारे लोग हो चुके हैं, पूरे देश में हो चुके हैं, कहीं कोई दोषी साबित नहीं हुआ है, तो फिर क्यों नहीं आज तक कंपनसेशन के लिए, या जो ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने इनको ऐसे फर्जी मामलों में फंसाया, इनको जेल में डाला, बहुत सारे लोगों की जेल के अंदर मौतें भी हो गई हैं, क्यों नहीं कंपनसेशन के लिए जाते हैं जी? जी, ऐसी कुछ बात चल रही है, विचार अभी कुछ, मैं इसलिए कि वी एडवाइज आवर क्लाइंट। क्या आपको ऐसा लगता है क्योंकि विदेश के लोग हैं इसलिए चाहते हैं कि बस जान छुड़ा के यहाँ से चले जाएं, आगे कंपनसेशन के चक्कर में फंसेंगे तो इनको यहाँ ज़्यादा रुकना पड़ेगा, इसलिए ये लोग बच रहे हैं क्या इन चीज़ों से? हाँ, it is a first relevant cause, reason behind that they have not filed any compensation petition. लेकिन वकील तो अपने क्लाइंट को तैयार कर सकता है ना, वकील का तो काम है कि वो उसको इंसाफ तो दिलाए, वो इसको मुआवजा भी दिलाए। Yes, we can do only advice, not to pressurize to file the petition. चलिए, जैसे मैंने कहा कंटेम्प्ट फाइल करिए, उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और एक दिन दूध का दूध पानी हो जाएगा, और काफी लोग बाइज्जत बरी होकर चले भी गए, इसलिए हम ये नहीं चाहते कि न्यायालय से कोई हमारा इस तरह की बात हो। नहीं, आपको नहीं लगता जब तक ऐसे बेलगाम पुलिस वालों की लगाम नहीं कसी जाएगी, इनको जब तक इनको पनिश नहीं किया जाएगा और इनको मुआवजा नहीं दिलवाया जाएगा, तो आगे भी ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, किसी को उठाएंगे, बेगुनाह को जेल में डाल देंगे? Yes, it is a duty to judiciary to see the matter.
जहां तक मेरी जानकारी है वकील साहब, मैं दो चीजें जानता हूं। एक बार आप इंसाफ लेने जाते हैं, एक बार आप फिर मुआवजा या क्लेम या जो है उस तमाम चीजों के लिए जाते हैं, तो आपको जाना खुद ही पड़ेगा, अदालत नहीं कहेगी। ऐसे तो रोज एनएसए के मामले, यूएपीए के मामले लोग बरी हो रहे हैं, अदालत तो नहीं कह रही है कि जिन अधिकारियों ने उन पे लगाया उनको जेल में डाल दो। वो पीड़ित अगर जाए, डॉक्टर कपिल कहे कि जाके मुझ पे एनएसए लगा दिया, गलत लगाया, तो ऐसे अधिकारी को दंडित करिए, तभी तो अदालत करेगी ना। अलग से पैरवी करनी पड़ती है उस चीजों के लिए। हाँ, ऐसा है। बट यू डू नॉट कमेंट टू जुडिशरी। जुडिशरी के पास खुद ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और कहने के लिए तो यहां भी कहा जा सकता है कि जुडिशरी को देखना चाहिए क्या हो रहा है। अभी ब्लॉक प्रमुख और प्रमुख और क्या नाम है, ये जो जिला पंचायत के चुनाव हुए आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। इसमें हमसे ज्यादा आपको जानकारी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आप उन लोगों को राज़ी करें और मुआवजे के लिए, कंपनसेशन के लिए वो जाएं, और ऐसे अधिकारियों को पनिश कराने के लिए भी जाएं, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों पे लगाम नहीं लगेगी, ये किसी भी बेगुनाह को ऐसे ही उठा के, अरे क्या क्या नहीं बताया गया उनके बारे में, कि वो नर्सों के सामने नंगे घूम रहे हैं, वो खाने के लिए बिरयानी मांग रहे हैं, वो थूक रहे हैं, वो जो है मर गए अंदर चलते, या बीमार होके मर गए, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई किसी को भी उठा के कुछ भी बर्बाद कर देगा। हम उम्मीद कर सकते हैं आप इस मामले को भी लेके आगे बढ़ेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और जहां तक हम कुछ कर सकते होंगे आपके लिए वो भी करने की कोशिश करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के जरिए। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।